जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी जान लीजिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहां पर सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। आप लोग 9 नवंबर 2020 से लेकर 8 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है इनके लिए 350 रुपए रखी है, ओबीसी बीसी के लिए 250 रुपए है और एससी एसटी के लिए 150 है। करेक्शन चार्ज यहां पर आपको अलग से 300 रुपए देना होगा। यानी कि अगर आपसे फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप चाहते हैं कि उसको आप सही कर सके एक बार फॉर्म को सबमिट करने के बाद में, तो आप यहां पर 300 रुपए पे करके उसको सही कर सकते हो। एज लिमिट आपकी यहां पर जो काउंट की जाएगी वो आपकी 1/7/2020 तक की जाएगी, जिसमें कि आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। वैकेंसी यहां पर टोटल आपकी 918 है और अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे उसी सब्जेक्ट में आपके कम से कम 55% होनी चाहिए। इसी के साथ क्वालिफाइड यूजीसी नेट या फिर एसएलईटी या फिर एसईटी एग्जाम। साथ ही पीएचडी कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल, यानी कि जिनके पास पीएचडी की क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें एलिजिबल है। और इसके अलावा और अगर आप डिटेल्ड में जानकारी जानना चाहते हो तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज या फिर कह लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल बताई है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद निकाले हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ssrajasthan.gov.in की है। इसी के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। इसका लिंक आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको ये स्टेप्स फॉलो करते जाना है और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इन स्टेप्स के माध्यम से फॉर्म को भरोगे तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहां पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहां पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहां पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहां पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूं कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहां पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहां पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो यहां से, अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या करना होगा। तो यहां पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहां पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहां पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा, आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मन पसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से ही यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर
SSOID अमजद मलिक 5, इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSOID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर नेम फिलअप कर रहे हो ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर। क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास ID इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है। और ये भी आपके आधार ID VID ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल ID है वो यहाँ पर भर सकते हो। और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू SMS एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। अब जब आप ओके कर लोगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके फॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यहां पर आप जैसे ही आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शन आ जाए, आपको क्या करना होगा, यहां पर आप जैसे नीचे आओगे तो देखोगे रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में नीचे की तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज EDU 2020 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले इसके अंदर किसी फॉर्म को फिलअप किया था तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जो जानकारी आपने फॉर्म को भरते समय भरी थी वो जानकारी आप यहाँ पर इस फॉर्म को भरने में फैच कराना चाहते हो। अगर कराना चाहते हो तो यस कर दीजिए। इसके ऊपर यस करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपके सामने डायरेक्टली इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो यहां पर दोस्तों आपको चूज करना है कि आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप यहां पर एंट्री बढ़ाना चाहते हो तो आप यहां पर 10 की जगह 25 कर दीजिए, जिससे कि आपके जो अन्य सब्जेक्ट है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाए। इसके बाद यहां पर आपको चूज करना है कि बेसिकली आपको किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहां से हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपकी जो जानकारी है वो फैच कर ली जाएगी। अगर आपने पहले से इसके अंदर अप्लाई करके रखा है किसी और जॉब में, बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। जैसे कि सबसे पहले कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार वो यहाँ पर आपको भरना है। फिर आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जेंडर आपको यहाँ से चूज कर लेना है। आपकी DOB क्या है वो DOB आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी DOB है वो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी जो DOB है वो आ जाएगी। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। स्पेशल एबल्ड कैटेगरी अगर आपकी इनमें से कोई है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
ये करने के बाद नीचे यहाँ पर है इज स्क्राइब नीडेड, अगर आप यहाँ पर बेसिकली यस करते हो तो तभी आपको इसकी जानकारी देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको आपका जो रिलीजन है वो आपसे पूछ जा रहा है, आपको उसकी जानकारी भरनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको चूज करना होगा। अगर आप यहाँ पर मैरिड चूज करते हो तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुआ कितनी है वह यहाँ पर आपको देनी होगी। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है, आपकी ईमेल आईडी है, आधार आईडी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर नीचे आता है अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आप एड्रेस लाइन 3 का इस्तेमाल कर लीजिए। स्टेट यहाँ से चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट अपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो भी विलेज का नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको इनको एक बार चेक करना है और फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है डोमिसाइल डिटेल्स, जिसमें कि नेशनलिटी आपकी पूछी जा रही है, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी होम स्टेट कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है यहाँ से आपको चूज करनी होगी। होम ब्लॉक दोस्तों उन्हीं के सामने आएगा जो लोग यहाँ पर होम स्टेट में राजस्थान चूज करेंगे, या फिर जो लोग राजस्थान से इस फॉर्म को भरेंगे वही यहाँ पर होम ब्लॉक चूज कर पाएंगे। अन्य स्टेट के लिए यहाँ पर होम ब्लॉक और तहसील की जानकारी नहीं आएगी और ना ही विलेज की जानकारी आएगी। फिर है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप किसी दूसरे देश से इंडिया के अंदर सेटल्ड हुए हो, अगर हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको ये भी बताना होगा कि आप कौन सी कंट्री से यहाँ पर सेटअप हुए हो, सेटल्ड हुए हो। फिर आती है आपकी स्पेशल कैटेगरी, तो यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर है तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर एज इट इज नो कर देना है। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या भूतपूर्व कैदी है, तो इसमें भी आपको आंसर देना है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप मौजूदा सरकार के राज्य कर्मचारी यानी कि स्थायी है, स्थायी आपके पास जॉब है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो दिया जा रहा है कि डियर कैंडिडेट यू हैव सिलेक्टेड इनकम लेस देन 2.5, आर यू श्योर, अगर आप श्योर हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए। एडिशनल कैटेगरी यहाँ पर आपके सामने, अगर आप आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, जो कि इस फॉर्म को भरने की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप, आपको अपने सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10th में थे, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इन सबको एक एक करके इस तरह से फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास की थी। इसको फिल करने के बाद आप देखोगे रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद रिजल्ट, तो यहाँ पर आपका किसके अंदर नंबर थे, तो हम यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपकी परसेंटेज थी वो कितनी थी वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर नीचे है आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की जानकारी, तो सेम तरीके से यहाँ पर आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। आप चाहे तो यहाँ पर जो आपके 12वीं के अंदर मेन सब्जेक्ट थे उनके नाम लिख सकते हैं, या फिर आप एक एक करके 5 सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए जो कि आपके पास 12th में थे। किस बोर्ड से किया वो आपको भरना है, रोल नंबर भर देना है और रिजल्ट यहाँ पर चूज कर लेना है। किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो भरना है और परसेंटेज आपकी यहाँ पर डाल देनी है। अब आती है ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की, तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन है उसका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। अब आपको बस यहाँ पर बोर्ड की जगह पे जो आपका यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, अन्य जानकारी सेम रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने है पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेम तरीके से सब्जेक्ट ग्रुप के नाम देने हैं, बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है और जो रोल नंबर है वो आपको लास्ट ईयर के जो रिजल्ट था उस जो लास्ट ईयर का सेमेस्टर था उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा, क्योंकि सभी में ये अलग
अलग होता है। और बाकी की जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको सेम तरीके से चूज करके भरनी होगी। इसमें यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के कॉलम में आपसे ये भी पूछा गया कि क्या जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है वो आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर अभी आप उसका जो रिजल्ट का है उसका वेट कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको ये फोर्थ ऑप्शन चूज करना होगा। फिर नीचे आती है एनईटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एनईटी की जानकारी भरनी है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट ग्रुप का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है, रोल नंबर देना है और बाकी की जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको सेम तरीके से भरी जाएगी। इसमें कुछ अलग से ऑप्शन नहीं है। और अगर आपके पास पीएचडी की योग्यता तो आप वो भर सकते हो। एसईटी एसएलईटी की योग्यता तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस टाइप में इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फिलअप कर देना है कि आपके पास किस टाइप का एक्सपीरियंस है और कब से आपने वो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, यानी कि वर्क ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। और तक वाले ऑप्शन में आपको वो डेट लिखनी होगी जब तक आपने काम किया है। ईयर ऑफ सर्विस इन मंथ, यानी कि ईयर और मंथ के अंदर आपके एक्सपीरियंस की डेट के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने महीने और कितने साल का होता है वो आपको भरना होगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि जहाँ पर आप काम करते थे उस एम्प्लॉयर का नाम या फिर उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको चूज करना है। रेगुलर थे, प्रोबेशन था, इंटर्नशिप थी, एड होक था, कॉन्ट्रैक्ट बेस था, जो भी था वो आपको चूज कर लेना है। पे स्केल आपको क्या मिलता था वो आपको भरना है। ग्रेड पे क्या मिलता था वो आपको भरना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपकी क्या थी, आपके कर्तव्यों की प्रकृति के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। किस पोस्ट पर आप काम करते थे उस पोस्ट का नाम आपको देना होगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये सब जानकारी जितनी आपने यहाँ पर भरी है उन सबको एक बार चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि जो आपका फोटो है वो आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के बीच रहना चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का हो और यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करना है। मेरी जानकारी पहले से फैच की हुई है इसलिए यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। ये एक रैंडम फोटो है और ये एक रैंडम सिग्नेचर है। फिर नीचे है बॉडी मार्क। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आप उस बॉडी मार्क के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। अगर ढूंढने के बाद कोई भी मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं या फिर नो मार्क ऑन माई बॉडी ये भी आप लिख सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आप एक वन लास्ट टाइम सभी जानकारी को चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हो। तो आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर होकर के पे फी के ऊपर क्लिक कर देना है। पे फी के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ जानकारी चेक करने को मिलेगी, आपको उनको चेक करना है और फिर आपको नीचे यहाँ पर पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से ओके करना होगा और ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक पेमेंट का पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना बैंक चूज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करें और सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करके अपना यहाँ पर मोड चूज कर लीजिए कि आप किसके पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना चाहते हो फीस जमा। तो चलिए हम यहाँ से एयर पे सिलेक्ट करते हैं और ये करने के बाद यहाँ पर आपको चार्जेस के बारे में जानकारी दी जा रही है। फिर आपको यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हो वो कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, अमेजन पे, फोन पे, यानी कि जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहते हो वो कर सकते हो। फीस जमा करते समय मैं आपको बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर अनपेड आए या फिर अपडेट न हो तो आपको ऐसे में दोबारा से फीस तुरंत जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस आपको रिफंड की जाएगी या फिर वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल एरर होता है और फीस ना तो सिस्टम के पास पहुंच पाती है जो वेबसाइट का सिस्टम है और बैंक की तरफ से चली जाती है। तो अगर वो टेक्निकल एरर की वजह से कहीं पर बीच में है तो वो 100% रिफंड हो जाएगी। बट अगर आपकी कोई टेक्निकल एरर ऐसा है कि वेबसाइट के पास फीस पहुंच गई है, वो अपडेट नहीं हुई है, तो फिर ऐसे में वो फीस रिफंड तो नहीं होगी और ऊपर से आप 2 बार फीस जमा कर दोगे तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बस यही थी जानकारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भरने के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।